हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं बीएफएचएस स्टाफ नर्स की तैयारी। पहले तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई या नो, डेट कोई एक्सटेंड नहीं हुई है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, आप तैयारी रखो अपने पेपर की। पेपर अभी 15 से 20 डेज़ में कभी भी हो सकता है, ठीक है। ट्राई करो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। एंड मेरी वीडियोस पीछे वाली आप देख सकते हो, ऐसी मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस वाली वीडियोस बना रखी हैं। हम 90th क्वेश्चन पे हैं और उसके बाद उससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखा है और उससे पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है जो कि BFUHS के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम है। और अगर आप मेरे से गोल्डन पॉइंटर्स लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो 99 रुपीज़ में ओनली, जिससे आपको 200 से अबव गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे और डायरेक्टली ओरिएंटेड है वो BFUHS से। एंड यू गेट द PDFs। अगर आप मेरे से PDFs लेना चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चंस के मोर देन आपको 1000 क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे PDFs में, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा उसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप मेरे से वो ले सकते हैं ओनली इन 199। और दोनों आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं तो 249 रुपीज़ में। आप वो दोनों चीज़ें मेरे से ले सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस टाइम कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो ट्राई करो कि आप गोल्डन पॉइंटर्स पढ़ो, ठीक है। गोल्डन पॉइंटर्स से क्या होगा, एक तो आपका टॉपिक का बेसिक क्लियर हो जाएगा और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं अपना जो लिंक है टेलीग्राम का वो कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मुझे सेंड मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए मैं आपको पूरी प्रॉपरली वहाँ पे PDFs एंड गोल्डन पॉइंट्स प्रोवाइड करूँगी। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse is assigned to care for a children suspected of having glomerulonephritis. The nurse reviews the child record and notes that which finding is associated with diagnosis of glomerulonephritis. Glomerulonephritis मतलब उस पेशेंट का जो ग्लोमेरुलस होता है नेफ्रॉन्स में, उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। तो एक चाइल्ड को वो है। तो जब जो नर्स है चाइल्ड का रिव्यू कर रही है रिकॉर्ड एंड नोट्स, तो उसमें से कौन सी फाइंडिंग होगी जो इस डायग्नोस को बताएगी। दैट इज़ लो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन या फिर हाइपोटेंशन, लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रेड ब्राउन यूरिन। इसमें से जो हमें पक्का कर देगी जो फाइंडिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में होगी, दैट इज़ ब्राउन और रेड कलर का यूरिन देखने को मिलता है। इसका इंपॉर्टेंट साइन भी है, इसमें प्रोटीनो यूरिया भी देखने को मिलता है, ओलिगो यूरिया भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बोमन्स कैप्सूल होता है ना, जैसे हमारी चाय की छन्नी नहीं होती वैसा ही होता है वो, ठीक है। जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है तो जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं है, तो पेशेंट को एडीमा देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटीनो यूरिया देखने को मिलता है, जो प्रोटीन है वो निकल जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है BFHS में देखने को मिलते हैं इससे क्वेश्चंस, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse taking care of patient after vaginal hysterectomy for prolapsed uterus, which of the following nursing intervention by the nurse would best minimize the risk of pulmonary embolism in this patient? देखो, एक पेशेंट है जिसकी vaginal hysterectomy की है क्योंकि उसका जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स्ड हो गया था, बाहर को आ रहा था। तो इसमें से कौन सी ऐसी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी जो मिनिमाइज करेगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा जो हिस्टेरेक्टमी वाले पेशेंट्स हैं उनको जल्दी चलाने फिराने लग जाते हैं। यही क्वेश्चन से यही सी ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि अगर हम उनकी अर्ली एम्बुलेशन करेंगे, एम्बुलेशन मतलब उसको जल्दी चलाएंगे, एम्बुलेट करेंगे, चलाना फिरना उनको सेकेंड डे पे स्टार्ट कर देते हैं, हिस्टेरेक्टमी वाला हो या फिर किसी की और सर्जरी हुई हो तो उसको जल्दी एम्बुलेट करते हैं ताकि वहाँ पे जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क कम से कम हो, ठीक है। पोजिशनिंग चेंज नहीं करेंगे, नो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोवाइडिंग स्मॉल पिल्लो अंडर द नीज फॉर कंफर्ट, जब भी ये ऑप्शन आए ना तो किसी में ही बैठता है, पर अगर आप पिल्लो किसी की नी के अंडर रख दोगे ना तो उसको जो रिफ्लेक्शन है, जो जॉइंट है ना, जो उसका रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि पिल्लो सॉफ्ट होता है तो जॉइंट में दिक्कत आ सकती है। ये भी नहीं देना। और लो एक्सट्रीमिटीज़ फॉर असेसिंग लो एक्सट्रीमिटीज़ फॉर वार्मथ एंड स्वेलिंग, नो, हमें उसको जल्दी एम्बुलेट। इसमें से आप देखोगे कि कोई भी ऐसी नहीं होगी जो कि मिनिमाइज करेगी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। अर्ली एम्बुलेशन इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो आपको लगता है कि छोटे होते हैं ना तो उस चीज़ को आप ज़रा थोड़ा जूम कर लिया करिए, ठीक है, क्वेश्चन को।
Next day, client has obtained Plan B levotestosterone 0.75 mg 2 tablets as emergency contraceptive. After unprotected intercourse, the client calls the clinic to ask question about taking the contraceptive. The nurse realized that client needs further explanation when she makes which of the following response. सो एक क्लाइंट है, ठीक है, वो ऑब्टेन कर रही है प्लान बी। जब उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया तो वो ये वाली टैबलेट ले रही है जिसको हम बोलते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रल, ठीक है, 0.75 mg 2 टैबलेट्स ले रही है। तो वो क्लिनिक में कॉल करके नर्स से बात कर रही है। तो नर्स ऐसा कब उसको और समझाएगी, कौन सी स्टेटमेंट से क्लाइंट की ऐसा लगेगा नर्स को कि उसको और समझने की ज़रूरत है क्लाइंट को। सो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स है। Point है, I can wait for 2 to 4 days after intercourse to start taking this to prevent pregnancy. My boyfriend can buy Plan B for the pharmacy if he's over 18 years old. The birth control works by preventing ovulation or fertilization of the egg. I may feel nauseated and have breast tenderness or headache after using this, यहाँ पे this contraceptive. So देखो, अगर वो ऐसा बोल रही है कि आई कैन वेट फॉर 3 to 4 days आफ्टर इंटरकोर्स टू स्टार्ट टेकिंग दीज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सो इट मीन्स हमें और समझाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है तो उसे 72 आवर्स के अंदर अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रासेप्शन लेनी होती है। इतनी देर वेट नहीं करनी 3 to 4 days, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस ठीक है, अगर वो ओवर 18 ईयर्स है तो लेके आ सकता है। ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन को ही प्रिवेंट करती है ये, और ये इसके थोड़े से कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पर अगर वो ये कह रही है कि मैं वेट करूँगी, सो दिस इज़ रॉन्ग। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब उसी टाइम लेना है, एमरजेंसी में, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं BFHS में। Next, as the nurse enters the room for a newly admitted primary gravida client diagnosed with a severe preeclampsia, the client begins to experience a seizure. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो एक नर्स है, एंटर करती है रूम में, अभी एक न्यूली एडमिट हुई है पेशेंट जो कि प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और उसको स्वीयर एक्लैम्शिया हो गया, प्री एक्लैम्शिया सॉरी। तो क्लाइंट को एकदम से सीजर आने लगते हैं नर्स के एंटर करते ही। तो नर्स क्या करेगी, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। इंसर्ट करेगी एन एयरवे टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन, नोट करेगी टाइम व्हेन द सीजर बिगिंस इन एंड, कॉल फॉर इमीडिएट असिस्टेंस या टर्न द क्लाइंट टू हर लेफ्ट साइड। सो देखो, सबसे पहले तो वो अकेली गई है रूम में और क्लाइंट को सीजर आना शुरू हो गया है, तो सबसे पहले तो हमें असिस्टेंस बुलानी पड़ी है। वहाँ खड़े होके वो थोड़ी देखेंगे हम कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, हमें असिस्टेंस चाहिए ना वहाँ पे। ये थोड़ी देखेंगे हमारे सामने जो है पेशेंट को सीजर आ रहा है, हम खड़े थोड़ी रहेंगे, हमने बंदा चाहिए ताकि हम उसे इंजरी से बचा सकें, उसकी साइड रेल्स ऊपर करें, उसको थोड़ा मैनेज कर पाएँ, अकेला नहीं कर पाओगे। जब उसको मैनेज कर लोगे तो उसका क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे एन एयरवे टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। सीज़र के बाद ही हम उसका टाइम भी नोट कर लेंगे और जो क्लाइंट को है लेफ़्ट साइड को लेटा देंगे ताकि एस्पिरेशन अक्कर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, a neonate delivered 30-year gestation and weighing 2,000 grams is admitted to the neonatal intensive care unit. What nursing measures will decrease insensible water loss in the neonate? So देखो, एक neonate डिलीवर हो गया है 30 वीक्स पे ही, ठीक है। 30 वीक्स पे डिलीवर होने पे क्या हुआ, जो उसका वेट है वो नॉर्मल नहीं है, 2000 ग्राम्स है, विच इज़ 2 kg, ठीक है, जो कि नॉर्मल से कम है। नॉर्मल होता है 2.5 kg और 3 kg। सो वो आईसीयू में, अभी न्यूटेटल आईसीयू में, निक्कू में एडमिट हुआ है। तो कौन सा ऐसा नर्सिंग मेजरमेंट है जो कि इस वाटर लॉस को कम करेगा, उसके वाटर लॉस को कम करेगा, इनसेंसिबल वाटर लॉस जो हमें दिख नहीं रहा है। सो बाथिंग द बेबी एज सून एज बर्थ आफ्टर द पॉसिबल, use a eye patch with phototherapy, use of humidity in the incubator, use of radiant warmers। so देखो, अगर हम उसे इंक्यूबेटर में रख रहे हैं बिकॉज वो अंडर वेट है तो वहाँ पे हम ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करेंगे। ह्यूमिडिफायर से क्या होगा कि वो जो एरिया है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगा, मॉइस्चर से जो बेबी का इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है उससे उसे कंपनसेशन मिलेगी। वाटर लॉस ह्यूमिडिफिकेशन लेके आना मतलब वहाँ पे जो एयर है वो ह्यूमिडिफाइड होगी, वाटरी होगी, वेपराइज्ड होगी, सो उससे जो उसका वाटर लॉस है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ से, रेडिएंट वार्मर से थोड़ी होगा वाटर लॉस कम, और आई पैच से भी नहीं होगा, वो तो आई को प्रोटेक्ट करेगा, और इससे भी नहीं होगा बेबी के बाथिंग से, क्योंकि तुम वो एक बार ही कराओगे उसके बाद फिर बेबी का इनसेंसिबल वाटर लॉस होगा। सो सबसे अच्छा है ह्यूमिडिफायर यूज़ करना इंक्यूबेटर में।
सो ऐसे ही क्वेश्चन करिए। और अगर आप मुझसे गोल्डन पॉइंटर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके। मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, ओनली 99 रुपीज़, जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की गोल्डन पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि BFUHS से रिलेटेड है। और मेरे से आप PDFs भी ले सकते हैं ऐसे ही MCQs के, जो कि BFUHS ओरिएंटेड है, NCLEX बेस है। आप उन्हें रोज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आंसर एंड रैशनल भी है, ओनली इन 199। और अगर आपको दोनों ही लेने हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसको आप दोनों में 249 रुपीज़ में ले सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहाँ पे क्लिक करके सेंड मैसेज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्री टर्म इन्फेंट डिलीवर्ड 2 hours ago at 34 weeks gestation is experiencing rapid respiration, grunting, no breath sound on one side and shift in a location of heart sound. The nurse should prepare to assist with which of the following? तो एक प्री टर्म इन्फेंट अभी डिलीवर हुआ है 2 घंटे पहले 34 वीक्स में, ठीक है। उसका जो रेस्पिरेशन है वो रैपिड है, ग्रंटिंग फील हो रही है और उसकी कोई ब्रेथ साउंड हमें नहीं दिख रही, कभी एक साइड पे दिख रही है कभी नहीं दिख रही, ठीक है। उसकी जो हार्ट साउंड है वो भी इधर उधर शिफ्ट हो रही है। तो नर्स क्या करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसमेंट करेगी न्यूनेट को वेंटिलेटर में, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी ब्रोंकोडायलेटर थ्रू द नियर्स, सक्शनिंग ऑफ द न्यूनेट नियर्स विद वॉल सक्शन, या फिर इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब इनटू द न्यूनेट। सो देखो, जब भी किसी पेशेंट को न्यूनेट को, प्री टर्म न्यूनेट को ऐसी चीज़ हो, ग्रंटिंग और जो उसकी हार्ट लोकेशन है वो इधर उधर शिफ्ट हो रही हो और ब्रेथ साउंड ना आए, तो ऑलवेज उसके चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रंटिंग का मतलब उसकी जो चेस्ट ट्यूब है, जो उसकी सॉरी लंग्स है, उसमें क्या है, एयर फिल हो गई है। क्या हो गई है, एयर फिल हो गई है। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करने से जो एयर है उसकी निकल जाएगी। वेंटिलेटर पे तो तब डालेंगे जब पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ चेस्ट ट्यूब इंसर्शन करनी है, उसके बाद ही पेशेंट जो है वो ठीक, इन्फेंट जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स टीचेज अ क्लाइंट हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर मैनेज आर्थराइटिस पेन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट स्टिल हैज़ नॉलेज डेफिशिएंट। तो एक क्लाइंट को हम होट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस के बारे में बता रहे हैं ताकि वो अपनी आर्थराइटिस की पेन को मैनेज कर पाए। तो ऐसी कौन सी क्लाइंट की स्टेटमेंट है इंडिकेट करेगी कि अभी उसको नॉलेज की और कमी है, उसको और बताना पड़ेगा। आई कैन यूज़ हीट एंड कोल्ड एज ऑफन एज आई वॉन्ट. With heat, I should apply it more than longer 20 minutes at a time. Heat producing liniments can be used with other heat device. 10 to 15 minutes per application is the maximum time for cold applications. So देखो, क्लाइंट जब हमें बोलेगा कि जो हीट प्रोड्यूसिंग लाइनामेंट्स होते हैं उनको मैं हीट डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकता हूँ, सो नो दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज जो कि है अगर इनको हम अदर डिवाइसेस के साथ यूज़ करेंगे तो ये और ज़्यादा बर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी स्किन पे। सो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, उसको अगर वो ये स्टेटमेंट बोलता है तो हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो नॉलेज डेफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ स्ट्रोक, द नर्स शुड ऑब्टेन अ हिस्ट्री ऑफ अ क्लाइंट फंक्शनल स्टेटस बिफोर द स्ट्रोक, बिकॉज देखो एक क्लाइंट है उसको अभी भी स्ट्रोक हुआ था, तो नर्स को उसकी हिस्ट्री है जो ऑब्टेन करनी है ताकि उसका जो फंक्शनल स्टेटस है उसको जान पाए, स्ट्रोक से पहले का जो स्टेटस है उसको जान पाए। क्यों? द रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी गाइडेड बाई इट, ठीक है, या फिर फंक्शनल स्टेटस बिफोर द स्ट्रोक विल हेल्प प्रिडिक्ट आउटकम. It helped the client recognize his physical limitation. The client can be expected to regain much of his functioning. So देखो, इसलिए ताकि जो उसका रिहेबिलिटेशन केयर बनाएंगे ना, हम उसके हिसाब से बनाएं कि वो पहले क्या काम करता था, कैसे रहता था, कैसा बिहेवियर, खाना पीना उसका, उसको पहले कोई दिक्कत तो नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो जो उसका रिहेबिलिटेशन प्लान है वो उसके हिसाब से बने, क्योंकि स्ट्रोक से पहले उसको जैसा उसका लाइफ था वैसा ही हमें उसको करके देना है ना। सो उसके रिहेबिलिटेशन प्लान को गाइड करने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री जो है ऑब्टेन करनी पड़ेगी फंक्शनल स्टेटस की। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है, क्लाइंट विद हेमरेजिक स्ट्रोक इज स्लाइटली एजिटेटेड, हार्ट रेट उसका 118 है, रेस्पिरेटरी 22 है, बाइलेटरल रोंकाई जो उसका साउंड है सुनाई दे रहा है ऑस्कल्टेशन में लंग्स में, SpO2 94% है, ब्लड प्रेशर 144/88 है, एंड उसकी ओरल सक्रीशंस जो है वो नोट की जा रही हैं। What orders of investigation should the nurse follow when suctioning the client to prevent ICP and maintain adequate cerebral perfusion? So एक hemorrhage stroke वाला patient है जो कि अभी
थोड़ा सा एजिटेटेड है और उसका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ है, रेस्पिरेशन भी हल्की इंक्रीज़ है, रोंकाई साउंड भी आ रहा है और उसका SpO2 भी 94% है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा इंक्रीज़ दिख रहा है और उसकी ओरल सिक्रीशंस भी दिख रही हैं। तो ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो नर्स फॉलो करेगी जब हम उसकी सक्शनिंग करेंगे, ताकि उसका जो इंट्रल क्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ ना हो। सो हमें इसको ऑर्डर में मेंटेन करना है इन 4 ऑप्शंस को। सो देखो, सबसे पहले जब आप ये 4 ऑप्शंस पढ़ोगे, सबसे पहले तो आपको इनमें से क्या करना है, हमें उस पेशेंट को सिडेट करना पड़ेगा। सो जो 4 है वो फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, ठीक है। जब हम उस पेशेंट को सिडेशन देंगे, बिकॉज क्या होता है कि जब एजिटेशन इंक्रीज़ होती है ना सक्शनिंग के टाइम पे, तो इंटरक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। सो इसी वजह से सिडेशन देनी पड़ेगी ताकि उसको फील ना हो कि उसका जो है उसको एजिटेशन हो रही है। सो हम उससे पहले उसको सिडेशन देंगे, उसके बाद उस पेशेंट को हम हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे, दैट इज़ सेकेंड, ताकि क्योंकि बोलते हैं ना जब भी किसी की सक्शनिंग करनी है बिफोर एंड आफ्टर उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका सक्शन करेंगे एयरवे, दैट इज़ 1। एयरवे सक्शन करने के बाद हम उसका माउथ को सक्शन करेंगे ताकि जो भी अदर ओरल है चीज़ें, ओरल सिक्रीशन है, वो रिमूव हो जाए। सो इसकी जो ऑर्डर बनेगा दैट इज़ 4 2 1 3। सबसे पहले हमें सिडेशन देनी पड़ेगी क्योंकि पेशेंट जो है स्लाइटली क्या है, एजिटेटेड है, उसको वो चीज़ फील ना हो, इसलिए अगर वो फील करेगा तो और ICP इंक्रीज पड़ेगा। सिडेशन देंगे, हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट को, और वैसे भी याद रखना कि अगर किसी को हम सक्शनिंग कर रहे हैं तो बिफोर एंड आफ्टर हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं हम पेशेंट को, और कभी भी सक्शनिंग 10 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द क्लाइंट विद ट्यूबरक्लोसिस इज टू बी डिस्चार्ज्ड होम विद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉलोअप ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन, व्हाट शुड हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो एक ट्यूबरक्लोसिस का क्लाइंट है, डिस्चार्ज कर रहे हैं हम उसको होम के लिए, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉलोअप बता रहे हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कैसे आप फॉलोअप ले सकते हैं। तो कौन सी जो नर्सिंग इंटरवेंशन है प्रायोरिटी पे रहेगी, ऑफरिंग द क्लाइंट इमोशनल सपोर्ट, टीचिंग द क्लाइंट अबाउट द डिसीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एजेंसी सर्विसेज, असेसिंग द क्लाइंट एनवायरनमेंट फॉर सैनिटेशन। सो देखो, सैनिटेशन का तो इसमें कोई रूल नहीं है और वेरियस एजेंसीज का कोऑर्डिनेट नहीं करना। ट्यूबरक्लोसिस मोस्टली है जो ट्रीट होती कम्युनिटी में ही डॉक्टर करता है, उसको मेडिसिन चलता है, दैट इज़ डॉट्स थेरेपी, ठीक है। उसको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं देनी, बस हमें उसको कम्युनिटी नर्स, एज अ कम्युनिटी नर्स हम उसको टीच करेंगे कि डिसीज़ का ट्रीटमेंट क्या है और उस डिसीज़ का होता क्या है, ठीक है। क्योंकि वो पेशेंट डरा हुआ होता है, तो हम उसको जब ट्रीटमेंट और उसकी बता देंगे ना कि तुम अच्छे से अगर ट्रीटमेंट लोगे तो हो जाएगा सब, तो वो प्रॉपरली ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा, ठीक है, इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेंबर एक्सपोज टू ट्यूबरक्लोसिस वुड बी एट अ हायर रिस्क फॉर ट्रैक्टिंग द डिसीज़। तो इनमें से कौन सा फैमिली मेम्बर ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि उसको हाई रिस्क है, वो ट्यूबरक्लोसिस के कॉन्टैक्ट में आ सकता है। सो आपके पास ऑप्शन है 45 ईयर्स ओल्ड मदर, 17 ईयर्स ओल्ड डॉटर, 8 ईयर्स ओल्ड सन, तो 76 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर। सो देखो ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आप मुझे खुद बताओगे आंसर कि कौन ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ रिस्क पे रहेगा। सो देखो, ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हैं बिकॉज इस टाइम पे इम्यूनिटी ठीक होती है। ये दोनों ऑप्शंस में से एक कोई ऑप्शन रहने वाला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके बताओ कि कौन सा पेशेंट हाई रिस्क पे रहेगा, 8 ईयर्स का बच्चा या फिर 46 ईयर्स की ग्रैंड मदर, ठीक है। सो अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। एक बार मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कल क्वेश्चन का आंसर पूछा था आपको, उसका आंसर क्या था। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर ठीक था वो था कि रिलैक्सेशन टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ेगी एज अ म्यूज़िक, ताकि उसको जो है कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो पाए उससे खुद से, ठीक है। सो जिस बच्चों ने ये आंसर किया है, वेरी राइट आंसर एंड ऑल द बेस्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड शेयर करो इसको जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आपको औरों की भी हेल्प हो। एंड अगर आपको मेरे से PDF एंड गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम लिंक पे सीधा जाके कमेंट सेक्शन में पिन है, आप मुझे वो वहाँ पे जाके सेंड मैसेज कर सकते हैं। सो आपको मिल जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।